ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स डील करेंगे। प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने कॉलिजन देखा था, सेंटर ऑफ मास देखा था, और आज हम लोग क्या डील करेंगे, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, यानी कि रोटेशनल मोशन भी इसे कहते हैं। तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स में आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके किसी भी दो पॉइंट की सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, उसके सेपरेशन अगर चेंज ना हो तो वो बॉडी क्या कहलाता है? रिजिड बॉडी कहलाता है। ओके, तो उसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि मान लो कि कोई बड़ा सा टेबल है, क्या बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर प्लेट है, थ्री डायमेंशनल सॉलिड स्फीयर है। तो ये सारे बॉडीज क्या होते हैं? रिजिड बॉडी होते हैं, और इन्हीं बॉडीज के मोशन के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स में कोई भी रिजिड बॉडी पे अगर मैं दो पॉइंट्स लेता हूं तो वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट में रह सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर जैसा देखो कि दोनों की सेपरेशन चेंज नहीं हो रही है, तो सेपरेशन चेंज नहीं होने का क्या मतलब है? अगर मान लो कि मैं यहाँ हूँ, मेरे से 10 मीटर दूर पे कोई दूसरा इंसान है और हमारी सेपरेशन नहीं बदल रही है, तो इसका मतलब मैं हमेशा उसे 10 मीटर के सेपरेशन पे देखूंगा तो मेरे लिए तो वो रेस्ट में है। तो या तो वो मेरे लिए रेस्ट में रह सकता है या वो मेरे चारों ओर 10 मीटर के रेडियस में घूमना शुरू कर दे, तो वो सर्कुलर परफॉर्म करेगा, तो भी हमारे बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी। तो रिजिड बॉडी के लिए ये जो स्टेटमेंट है कि द सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रिमेन्स फिक्स्ड, तो इससे दो कंक्लूजन निकल सकता है कि द मोशन ऑफ वन पॉइंट्स ऑन रिजिड बॉडी विल बी आइदर एट रेस्ट or perform a circular motion with respect to any other points on that rigid body. Okay? तो आइए जानते हैं। तो जहां तक कि मैंने डेफिनेशन यहां पे लिख दिया है कि a body said to be rigid if separation between any two points remains constant, किसी भी दो पॉइंट की सेपरेशन कांस्टेंट हो। अब मान लो कि रिजिड बॉडी है, ओके, इस रिजिड बॉडी पे मैंने कोई दो पॉइंट्स लिए हैं ए और बी। ए की जो वेलोसिटी है v2 है और बी की जो वेलोसिटी है वो v1 है। v1 हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 बना रहा है, v2 हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 बना रहा है। तो v2 का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना होगा? v2 cos θ2 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट v2 sin θ2। अब यहाँ पे θ1 है तो v1 का इधर कंपोनेंट v1 cos θ1, यहाँ पे v1 sin θ1। ओके, अब देखो कि अगर इस दोनों पॉइंट की सेपरेशन चेंज नहीं होती है, हाँ, तो इससे क्या पता चलता है कि v2 cos θ2 इज इक्वल टू v1 cos θ1। अब जैसे देखो कि तुम बोलोगे सर v1 cos θ1 इधर है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन क्या होना चाहिए? जीरो। तो रिलेटिव निकाल लो, रिलेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, va माइनस bb, वेलोसिटी ऑफ ए v2 cos θ2 पॉजिटिव डायरेक्शन में माइनस bb, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो v1 cos θ1 इक्वल्स जीरो। तो इस सिनेरियो में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का समेशन जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं समेशन डाल देता हूँ। अगर इसकी भी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली सेम होती तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होता, तब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का मतलब VAB, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या होना चाहिए? अलोंग द लाइन जीरो होना चाहिए, तभी तो ये सेपरेशन फिक्स रहेगी। ओके, तो अगर लीनियर सेपरेशन फिक्स है तो इससे दो बातें पता चलती है। मोशन ऑफ एनी वन पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, कि किसी भी एक पॉइंट का यानी ए और बी में ए की जो मोशन है अगर मैं बी से ऑब्जर्व करना शुरू करूं तो या तो ए रेस्ट में रहेगा या फिर ए क्या करेगा? सर्कुलर परफॉर्म करेगा, तभी सेपरेशन फिक्स रह सकती है। तो ये मैंने दो पॉइंट्स लिखा दिए हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या है? एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी कैन बी मूव इन सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द अदर पॉइंट ऑन दैट रिजिड बॉडी। ओके, अब अगर सर्कल परफॉर्म करता है कोई भी दूसरा पॉइंट रिजिड बॉडी के एक पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उसे ओमेगा चाहिए। तो हम ओमेगा कैसे निकालेंगे? यानी एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखो ओमेगा ए बी का मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा है, ओमेगा बराबर v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो हमें इस दोनों वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है और दोनों का रिलेटिव निकालना है। तो दोनों का जब आप रिलेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका परपेंडिकुलर v2 sin θ2, इसका v1 sin θ1। तो v2 sin θ2 प्लस v1 sin θ1 डिवाइडेड बाय, अगर मान लो किसी सेपरेशन l है तो डिवाइडेड बाय l, ये क्या हो जाएगा?
ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आप ए पॉइंट पे बैठ के बी को ऑब्जर्व करोगे तो भी मैग्नीट्यूड सेम ही आएगी। ओके, तो ये आपका रिलेटिव ओमेगा पता करने का तरीका है। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर होगी कि रिजिड बॉडी कितने तरह के मोशन परफॉर्म कर सकता है। रिजिड बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट्स को आप एनालाइज करो, रिजिड बॉडी पे बैठ के आप किसी दूसरे पॉइंट को एनालाइज करो, तो या तो वो रेस्ट में रह सकता है या सर्कुलर परफॉर्म कर सकता है। अब रिजिड बॉडी डायनामिक्स तीन तरह के मोशन परफॉर्म करता है। तीन तरह के मोशन कौन कौन से परफॉर्म करता है? तो एक करता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तीन तरह के मोशन होते हैं रिजिड बॉडी के, कौन कौन से? तो एक होते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है प्योर रोटेशनल मोशन, और तीसरा होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या है, कितने तरह के मोशन होते हैं रिजिड बॉडी का? तो रिजिड बॉडी तीन तरह के मोशन परफॉर्म करते हैं। पहला प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल और कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। देखो कोई भी रिजिड बॉडी तीन तरह के मोशन परफॉर्म करते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल एंड कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। इसको शॉर्ट में हम लोग कटार भी कहते हैं, CTAR। अब इस तीनों को हमें बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है। तो बारी बारी से कैसे पढ़े? तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में, कि जब कोई भी रिजिड बॉडी प्योरली ट्रांसलेट करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी पजेस करेंगे। तो सबकी वेलोसिटी सेम होगी, तो कितना टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा, कितनी एक्सेलरेशन होगी, क्या वेलोसिटी होगी, ये सारे हमने कहां पे डील किए हैं, काइनेमेटिक्स में। ओके, ये हमने काइनेमेटिक्स में डील किया है। अब आता है प्योर रोटेशनल मोशन। किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर कोई भी बॉडी रोटेट करती है, यानी कि जैसे मान लो कि इस मार्कर को मैं सर्कल में घुमा रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट फिक्स करके, तो सर्कल में ये घूम रहा है, तो एक फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के अबाउट इसके सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। और सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो सबकी ओमेगा क्या होगी, सेम। ईच एंड एवरी पॉइंट्स की ओमेगा सेम होगी। अगर मान लो कि ओमेगा सेम नहीं हुई तो होगा क्या, सपोज करो कि इसकी ओमेगा ज्यादा है, तो ये टी टाइम में ज्यादा एंगल ट्रेवल कर लेगा, ये टी टाइम में कम एंगल ट्रेवल करेगा, तो बॉडी टूट जाएगी ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसे सेम ओमेगा के साथ जाना पड़ेगा, ताकि इक्वल टाइम इंटरवल में सारा पार्टिकल सेम एंगल ट्रेस करे। सपोज करो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपका क्या है, कोई भी रड है, दो पॉइंट्स लेते हैं ए और बी, तो दोनों क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अलग अलग रेडियस का, जिसका क्या होगा, सेंटर कहलाएगा, कॉमन सेंटर कहां पे होगा, एक्सिस पे। अब इसकी भी ओमेगा सेम होगी, इसकी भी सेम होगी। अगर ओमेगा सेम नहीं हुई तो सपोज करो कि ये जो पॉइंट्स ए है इसकी ओमेगा कम है, तो ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे चली आई, ओके, पॉइंट्स ए, और ये मान लो कि पॉइंट बी है, इसकी ओमेगा ज्यादा है, तो इसने ज्यादा एंगल ट्रेवल कर लिया, ये हो गया बी, तो ये पॉइंट्स बी हो गया, ये पॉइंट्स ए हो गया। तो ए और बी को अगर मिलाओगे तो देखो तो ऐसा हो जाएगा ना, रड हमारा क्या था, स्ट्रेट, तो ये ऐसे हो गया था। अब ए बी की जो पहले से सेपरेशन थी और अभी की जो सेपरेशन है वो चेंज हो जाएगी ना, इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की थीटा सेम होनी चाहिए, यानी दोनों इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल करे। अगर ए थीटा ट्रेवल कर रहा है तो बी को भी थीटा ही ट्रेवल करना होगा, इसके लिए बी को कहाँ रखना होगा, इसी लाइन के लॉन्ग रखना होगा। तो जब भी एक कोई भी पार्टिकल रिजिड बॉडी किसी भी फिक्स एक्सिस के अबाउट सर्कुलर परफॉर्म कर रहा है, तो हर एक पॉइंट के ओमेगा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि वो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल करे। नहीं तो एक आगे निकल जाएगा, दूसरा पीछे रह जाएगा, तो अलग अलग एंगल बनेगा, तो रिजिड बॉडी की सेपरेशन बदल जाएगी। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। अब जब कोई भी बॉडी रोटेट करेगा, सर्कल में घूमेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा होगा, तो उसके पास कितने एक्सेलरेशन होंगे, तो हमने तीन एक्सेलरेशन पढ़ा था सर्कल में, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। तो अगर मान लो कि ये ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे,
जब मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था, वो कितना, ओमेगा स्क्वायर आर। क्योंकि देखो जो मैंने एक्सेलरेशन पढ़ा है ए सेंट्रीपिटल वो ओमेगा स्क्वायर आर पढ़ा है। ओके, अब देखो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या पढ़ा है, अल्फा आर, और अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मान लो कि ओमेगा अगर कांस्टेंट हो तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज अल्फा टेंड्स टू जीरो, अल्फा जीरो है, और अगर अल्फा जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, टेंजेंशियल जीरो, तो क्या बचेगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचेगा। तो कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसमें सिर्फ क्या होगा, और उसकी ओमेगा कांस्टेंट है तो उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर मान लो कि वो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसके तीन तीन एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल, रेडियल जिसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, और तीसरा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ पोर्शन को कवर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तीसरा है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। जैसे आपने देखा होगा कोई भी व्हील है, वो व्हील क्या करती है, रोटेट भी करती है और ट्रांसलेट भी करती है, यानी घूमते घूमते आगे बढ़ती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, कटार। तो इसे हम लोग सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे। अब आते हैं बात कि कोई भी रिजिड बॉडी जो प्योर ट्रांसलेशन करेगी तो उसमें उसकी मास इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांसलेशनल मोशन में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है, मास, क्योंकि उसमें इनर्शिया होता है, कोई भी बॉडी अपने आप नहीं चल सकता है तो उसके लिए उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, और किस प्रॉपर्टी के कारण अपने आप मूव नहीं कर सकता, तो इनर्शिया के कारण। तो इनर्शिया का मेजरमेंट कौन करता है, मास। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल मास प्ले करता है वही रोल प्योर रोटेशनल और कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, क्योंकि वहां पे मास को ट्रांसलेट करना था, यहाँ पे मास को रोटेट करना है। तो कोई भी बॉडी में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो ना तो ट्रांसलेट कर सकता है ना ही रोटेट कर सकता है। तो उसे रोटेट करने के लिए भी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक फोर्स देना पड़ता है, जिसे हम लोग बाद में टॉर्क कहेंगे, कि एक ऐसा फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट पैदा कर दे, वैसा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो आते हैं देखते हैं कि बॉडी का जो रोटेशन है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इस टर्म्स को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डील करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जैसे मान लो कि किसी भी बॉडी को आपको घुमाना है, तो घुमाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बॉडी का मास क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा उसे घुमाने में। दूसरा फैक्टर ये रखता है, जैसे मान लो कि एक्सपेरिमेंटली कि आपके पास एक केजी का ऑब्जेक्ट है, एक 2 केजी का ऑब्जेक्ट है, मैंने 2 मास लिए, इस एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट कराना है, ये 1 केजी का है, और दूसरा मान लो इसी डिस्टेंस पे, इसी सेपरेशन पे 2 केजी का ऑब्जेक्ट है, या 10 केजी ले लो। दोनों को सर्कल में घुमाना है, ऐसे घुमाना है, रोटेट कराना है, तो किसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, 10 केजी में। ऑब्वियसली है आपके आंसर 10 केजी होगी। तो इसका मतलब रोटेशनल इफेक्ट जो है वो मास पे डिपेंड करता है। ओके, दूसरी बात, पहला फैक्टर मैंने क्या बताया कि किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट सेपरेशन। अब हम क्या कर लेते हैं, केस 2 में मास को फिक्स कर लो। सपोज करो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब 1 केजी के ऑब्जेक्ट को ही घुमाना है, एक 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, एक मान लो 100 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब किसे घुमाना आसान होगा, तो आपका क्या आंसर होगा सर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम लोग आसानी से घुमा सकते हैं। लेकिन अगर 100 सेंटीमीटर, इससे 10 गुना रेडियस हो गया वही मास, तो उसको किसी एक पॉइंट के अबाउट घुमाने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप ही देख लो कि जब आपकी स्ट्रिंग की लेंथ लंबी हो जाती है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना टफ हो जाता है। ओके, इसका मतलब दूसरा फैक्टर क्या है, किस पे डिपेंड करता है, रोटेशन। तो रोटेशनल इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस of particle
फ्रॉम एक्सिस एज वेल, यानी कि एक्सिस से पार्टिकल के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गया। तीसरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे देखो कि आपको, जैसे आपके घर में सिलेंडर पहुंचाने के लिए कोई आता होगा, गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर, तो देखे होंगे कि वो उस पैर से ऐसे मार मार के उसे रोल कराते हुए लाता है, तो वो उसके लिए आसान होता है। अगर मैं उसी सिलेंडर को बोलूँ कि उसके इस एक्सिस के अबाउट, मान लो कि ये सिलेंडर है, आप उसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे आसानी से रोल कर पा रहे हो। अब मैं बोलूँ इसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ, ऐसे करके तो ये घुमाना टफ हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के अबाउट उसे रोटेट कर रहे हो रिजिड बॉडी को, वो एक्सिस भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड थर्ड वन एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ, कि उसे किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। अब मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, तो ये प्रोपोर्शनल होता है m का और r स्क्वायर का। तो आप सीधे सीधे समझो कि I को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, एम आर स्क्वायर, जहां पे m कहलाएगा, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है ये r, परपेंडिकुलर सेपरेशन है। ओके, तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आती है, I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर, इसमें वेक्टर का कोई लोचा नहीं होगा। अब देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 2 तरह के ऑब्जेक्ट का फाइंड करना है। एक डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, जैसे पार्टिकल सिस्टम में पार्टिकल्स अलग अलग रखे हुए हैं, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था। सेंटर ऑफ मास में मैंने क्या पढ़ाया था कि पार्टिकल्स अलग अलग कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करनी है। और एक था यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भी वही 2 चीजें लागू करनी है कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए हम सीधा सीधा एम आर स्क्वायर लिखेंगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल पार्टिकल का निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, क्योंकि ये स्केलर है तो स्केलर समेशन कर देंगे। वहीं पे अगर आपको यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें इंटीग्रेट करके जोड़ देना है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में सिंपल हम लोग अलजेब्रिक रूल अप्लाई करेंगे, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में। तो मान लो कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे मास दिया है, यहाँ पे 2m, 4m, m, 6m। ओके, ये हो गया A, कॉर्नर B, कॉर्नर C, कॉर्नर D, और साइड लेंथ जो है वो A है स्क्वायर का। अब आपसे पूछा गया कि अगर इस स्क्वायर फ्रेम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाए, एक्सिस पासिंग थ्रू A एंड C, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो। तो देखो, अब B की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और D की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, तो आई बी इज इक्वल टू मास 4m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, 4m A स्क्वायर। आई डी कितनी होगी, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये सेपरेशन A, तो m A स्क्वायर। लेकिन अगर पॉइंट A की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं बात करूं, तो यहाँ चूंकि r0 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट C, इसकी भी क्या हो जाएगी 0। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया इस एक्सिस के अबाउट, तो 5ma स्क्वायर हो गया। चलो, अगर मान लो कि मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछूं, AB एक्सिस के अबाउट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी क्या होगा? मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया, ऑब्जेक्ट के मासेस या सारे अरेंजमेंट वही है। तो अब सी और डी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी कितना हो जाएगा 6ma², और डी का कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी, वो हो जाएगा ma²। इस बार देखो बी का 0 और ए का 0, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी आई अबाउट ए बी इज इक्वल टू 7ma²। अब आपको इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 से पता चल गया होगा कि पहला इक्वेशन में हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लिया था AC, दूसरा में हमने क्या लिया AB। जैसे मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई? बदल गई। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है आपको? 5-10 ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है जिसकी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कौन सा? रॉड, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, स्फीयर, रिंग, हॉलो स्फीयर, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर एंड स्क्वायर प्लेट। इन सब चीजों के बारे में आपको इन्हें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि कुछ प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और बाकी का मैं लिखवा दूंगा। इतना सारा प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, कोई भी रॉड हो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि ये रॉड है, मास m है, लेंथ l है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो इस एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें एलिमेंट लेना होगा, जो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास में भी सिखाया था। एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dm मास का। ओके, तो dm मास का जब हम एलिमेंट लेंगे तो मान लेते हैं कि वो x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक टुकड़ा ले लिया मैंने। ओके, तो dm क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, हो गया ये dm। अगर आप इस एक्सिस के नजरिए से देखो तो एक छोटा सा पार्टिकल है dm जो x डिस्टेंस पे है, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाल लेते हैं तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी? छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, तो क्या हो जाएगा मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस dm इनटू x², और इसे इंटीग्रेट कर देना कहां से कहां तक? 0 से लेके l तक, 0 टू l। तो जैसे आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा m/l dm के बदले इंटू dx, यहाँ पे है x², 0 टू l। तो m/l यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका x³ इंटीग्रेट करके 0 टू l, तो आंसर क्या आ जाएगा ml²/3। तो रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड कितना होता है ml²/3। अब इसी रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अलोंग लेंगे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मिड से l/2 से पास कर रहा है, इसके अबाउट लेंगे, वही लेंथ है l और वही मास है m। तो फिर से क्या करना होगा आपको? फिर से यहाँ से x पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा लेना होगा dx। ओके, तो और उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखनी होगी di, तो क्या हो जाएगा m/l इंटू dx, जो कि हम लोग यहाँ पर dx लेंथ का टुकड़ा लिए, उसकी मास मिल जाएगी हमें। यहाँ से मैंने आपको सिखाया था कि कैसे लेना, dm बराबर m/l इंटू dx, तो m/l इंटू dx इंटू x², सब कुछ सेम होगा। m/l यहाँ हो जाएगा x² dx। ओके, लेकिन लिमिट जो पुट करोगे आप इस एक्सिस से, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ l है, तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन क्या होगा? l/2 से पास करेगा, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी l/2 0, और इस एंड की कोऑर्डिनेट हो जाएगी -l/2 0। अब बस अब लिमिट चेंज कर लो, -l/2 से लेके +l/2। जैसे आप इसे इंटीग्रेट करोगे कितना आंसर आएगा ml²/12। तो सेंटर ऑफ मास से पास करने में कितना होता है ml²/12। ओके, अब नोट कीजिए, अब मैं इसे थोड़ा सा इंक्लाइन करता हूं। नेक्स्ट, उसी रॉड का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है अगर वो रॉड एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। आपको फिर से क्या करना है, एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लेनी है, और dx का जब आपने एलिमेंट लिया तो इसकी मास हो जाएगी dm,
अब इस मास से ये वाला डिस्टेंस x है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो x का दो कंपोनेंट, x cos थीटा और x sin थीटा, तो ये सेपरेशन कितनी हो जाएगी, x sin थीटा। तो ये dm का टुकड़ा x sin थीटा डिस्टेंस पे है, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, dm मास इतना सेपरेशन पे है, तो dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो dm x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, dm के बदले m अपॉन l इंटू dx x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इंक्लाइंड रॉड के लिए हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लेन शीट पे, रेक्टेंगुलर शीट पे या फिर ट्रायंगुलर शीट पे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, रेक्टेंगुलर शीट, सपोज करो ये रेक्टेंगुलर शीट। ओके, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन करनी है किसी भी एक साइड लेंथ के अबाउट, ये ए है, मान लो ये बी है, और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन करने है, ए बी सी डी। तो देखो, तो इस पे मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, अलोंग द एरिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा यूज करेंगे, मास पर यूनिट एरिया। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट हमें ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से x सेपरेशन पे जाके dx लेंथ का एक टुकड़ा लेना होगा। तो जैसे आप dx लेंथ का एक टुकड़ा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रॉड, ये ऐसा हो जाएगा, ये रॉड हो जाएगा, और इसकी ये थिकनेस हो जाएगी dx, और ये लेंथ क्या एज इट इज रहेगी b। तो इसका सारा पार्टिकल का सेपरेशन कितनी है, x, एक्सिस के साथ सारे पार्टिकल्स की सेपरेशन फिक्स है। तो अब देखो कि इसकी मास कितनी होगी, तो मास जो होगी इसकी dm वो होगी मास पर यूनिट एरिया, चलो मान लेते हैं मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, सिग्मा इंटू ए, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, बी डी एक्स हो जाएगी। ओके, अब देखो कि छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm एक्स स्क्वायर होगा, तो dm एक्स स्क्वायर सबको जोड़ देना है, तो dm एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, सिग्मा बी डी एक्स, ओके, इंटू एक्स स्क्वायर लिखोगे, लिमिट, अब इस x की वैल्यू 0 से लेके a तक, तो देखो कितना आता है, तो आ जाएगा सिग्मा b कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 0 टू a, सिग्मा को क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया m अपॉन ए बी इंटू बी, ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 लिमिट 0 टू a। देखो बी बी कट जाएगा, m अपॉन ए यहाँ हो जाएगा ए क्यू अपॉन 3, तो कितना हो गया, एम ए स्क्वायर अपॉन 3। तो जब आप रेक्टेंगुलर शीट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालते हो, इस एक्सिस के अबाउट निकालते हो, तो कितनी ये रॉड की तरह बिहेव करता है, ए लेंथ का रॉड, ये रॉड का भी कितना आता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3, ये रॉड की तरह बिहेव करता है जिसकी लेंथ क्या हो, ए। ओके, तो रेक्टेंगुलर शीट behaves like a rod, रॉड की तरह बिहेव करता है। ओके, अब अगर ये रॉड की तरह बिहेव करता है तो किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकाल के देखते हैं। जैसे मान लो कि यही रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसकी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या थी, ए, ये था बी, इस एक्सिस के अबाउट निकाल ले, तो अभी भी ये रॉड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अब रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी, बी, ए नहीं होगी, क्योंकि ए से तो एक्सिस पास कर रहा है। तो इसके अबाउट यानी कि 1 1 मान लो इसको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 1 कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 3। ओके, अब देखो कि एक एक्सिस में ऐसा लेता हूं 2 2, तो देखो तो अगर इसे रॉड मानो, रॉड ऑफ लेंथ बी, तो ये बी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो आई अबाउट 2 2 कितना होगा, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 12, क्योंकि अगर ये रॉड होता और रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास करता और ये लेंथ बी है, तो कितना होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन 12। तो ये रॉड की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो इसको आप मान लो कि इस तरह का रॉड है जिसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है और इसके अबाउट हमें घुमाना है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 12।
तीसरा मान लो कि मैं ऐसा मान लेता हूँ 3 3 I अपॉन 3 3, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस 3 3। अब देखो ये कैसा रॉड की तरह बिहेव करेगा, तो 3 3 के लिए इस तरह का रॉड का बिहेव करेगा। एक्सिस किसके लॉन्ग है, बी के लॉन्ग है, तो बी के लॉन्ग अगर एक्सिस है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी ए। ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² अपॉन 12। बातें समझ में आई। अब यहीं पे अगर ये स्क्वायर होता 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए ए और बी बराबर होते हैं। मान लो स्क्वायर प्लेट है तो साइड लेंथ क्या होता है स्क्वायर प्लेट के, चारों ओर सेम होता है। तो ये ए, ये भी ए, ये भी ए। तो मान लो कि मैं एक्सिस बना लेता हूं, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ओके, और ये 4 4। तो 1 1 के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ma² अपॉन 3, साइड लेंथ ए। 2 2 के अकॉर्डिंग भी ये लेंथ ले लेंगे, तो I22 भी कितना हो जाएगा ma² अपॉन 3। अब देखो 3 3 के अबाउट, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 3 लोगे तो क्या हो जाएगा, अभी भी साइड लेंथ ए है, यानी कि ये रॉड की तरह बिहेव करेगा। इस एक्सिस के बट ऐसा रॉड की तरह बिहेव करेगा जिसका लेंथ क्या है ए और उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो कितना लिखोगे ma² अपॉन 12। इसी तरह I44 भी कितना हो जाएगा ma² अपॉन 12। यहीं पे ए और बी को बराबर कर देना है, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस का अबाउट कितना आएगा ma² अपॉन 12, ma² अपॉन 12। तो स्क्वायर प्लेट और आपका रेक्टेंगुलर प्लेट रॉड की तरह बिहेव करता है। ओके, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर प्लेट। मान लो कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसकी मास m है और हाइट h है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट अ बेस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ बेस होगा mh² अपॉन 6। आप इसे प्रूफ कर लेना घर पे, ये आसान है। यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके आप dx लेंथ का एलिमेंट ले लेना, इसकी एरिया निकाल लेना, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम है तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा। तो आपको क्या याद रखना है mh² अपॉन 6, किसके अबाउट, बेस के अबाउट। अब देखो इसी के बेसिस पे अब आपको पूछ दिया जाए डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, तो रेक्टेंगुलर प्लेट का, ये ए ये बी। आपको इसके अबाउट पूछ दिया जाए, मान लो ये 1 1 एक्सिस है, टोटल मास m है, तो कैसे निकालोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि यहां से आपने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया h। अब जैसे आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे h1, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो अलग होगी h2, क्योंकि इसका डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दूं तो पूरे क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेट की मिल जाएगी। तो टोटल मास m है तो इसकी मास कितनी हो जाएगी m/2, और इसकी मास भी हो जाएगी m/2। तो पहला क्या लिखते हैं, ये ए बी सी डी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो mh² यानी कि m/2। अब h कैसे लोगे, तो मान लो कि h1 है m/2 h² अपॉन 6। व्हाट इज h1, तो अब देखो कि आप इसका एरिया कैसे लिख सकते हो, 1/2, बेस कितना है भाई, तो √a² प्लस b², इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है हमें, इनटू हाइट h1। अब देखो तो ये जो एरिया होगा ये पूरे रेक्टेंगल का क्या होगा, हाफ, तो रेक्टेंगल का एरिया ab अपॉन 2। तो h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 कट गया, तो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा ab अपॉन √a² प्लस b²। तो जैसे मैंने h1 लाया है, अब यहाँ पे आप पुट करो, तो जब आप पुट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, m/2 h1 का स्क्वायर यानी कि a² b² अपॉन a² प्लस b²। ओके, ये हो जाएगी। तो इसका भी सेम इतना ही होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी अलोंग द डायगोनल, तो m/2 कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 6 भी था तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो m/12 को 2 टाइम्स कर देना है, 2 × m/12
ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप 2 टाइम्स करोगे तो आई नेट जो हो जाएगी वो आई नेट ऐसा हो जाएगा, आई नेट इक्वल्स m अपॉन 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इस ट्रायंगल के हेल्प से इसके डायगोनल के अबाउट ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। अगर यहीं पे ये स्क्वायर प्लेट होता तो सिंपल था, स्क्वायर के लिए सिंपल है क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। आप किसी भी डायगोनल के अबाउट ले लो, मान लो इसके साइड लेंथ ए है, ये स्क्वायर है, तो अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, यहां से ड्रॉ करते, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिलता और इसकी हो जाती है कितनी, √2 ए को 2 से डिवाइड करो, √2 ए को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन √2, ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए अपॉन √2। तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, m/2 h स्क्वायर, तो h स्क्वायर के बदले a/√2 का स्क्वायर अपॉन 6, तो m/12 ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ma स्क्वायर अपॉन 24 किसी एक ट्रायंगल की हो जाती, मान लो कि इस ट्रायंगल की होगी, दूसरे ट्रायंगल की उतना ही होती, तो नेट कितना लिखते हैं, ट्वाइस इंटू ma स्क्वायर अपॉन 24, तो दैट इज आंसर विल बी ma स्क्वायर अपॉन 12। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, a और b को बराबर कर दो, तो जैसे आप a और b को बराबर कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एक और यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा ma स्क्वायर अपॉन 12। ओके, तो यहाँ तक बातें क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट आता है रिंग पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग लेंगे। रिंग में क्या होता है, जैसे मान लो आप रिंग लेते हो तो उसके पेरिफेरी पे मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो हमें जितने भी स्टैंडर्ड बॉडी है, जितने के मैंने नाम लिखाया था, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना है। किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट याद रखोगे तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल लोगे। आगे हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम पढ़ेंगे। तो अब जैसे देखो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसे रोटेट करना है। तो इस छोटे से एलिमेंट को हम लोग डीएम ले लेते हैं और इसकी सेपरेशन कितनी होगी, आर स्क्वायर, और इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब देखो कि हर एक डीएम की जो वैल्यू है, हर एक एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो सबकी वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट सेपरेशन पे होगी। सब आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे भी जो डीएम होगा वो आर डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे भी जो डीएम होगा वो आर डिस्टेंस पे होगा। तो आर कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो टोटल मास ऑफ द रिंग। तो टोटल कितना हो जाएगा, मान लो कि रिंग की टोटल मास कैपिटल एम है, तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर, अगर उसकी रेडियस आर है तो। ओके, अब देखो रिंग के बाद इसी के जैसा होता है हॉलो सिलेंडर का। मान लो ये हॉलो सिलेंडर है और इस हॉलो सिलेंडर से इसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अलावा हमें फाइंड करनी है। तो हॉलो सिलेंडर एक्चुअल में क्या है, रिंग ही तो है। यहाँ पे भी आप अगर कोई भी एलिमेंट लेते हो, डीएम एलिमेंट, इसके पेरिफेरी पे, यहाँ पे डीएम एलिमेंट लेते हो इसके पेरिफेरी पे, तो ये सारे क्या है, सेम सेपरेशन पे है। सेम सेपरेशन पे है तो क्या हो जाएगा, फिर से आर स्क्वायर इंटू डीएम का इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो रिंग का और हॉलो सिलेंडर का, कौन सा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। ओके, और किस एक्सिस के अबाउट, तो एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्क। तो डिस्क क्या है, डिस्क तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और वो क्या होता है, भरा हुआ होता है, मतलब उसमें कोई भी स्पेस खाली नहीं होती है। जो मास है वो एरिया के अलोंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लाइक दिस। ये बीच का मटेरियल, यानी कि आप बिस्किट देखे होंगे, बिस्किट खाते हैं, तो ये डिस्क है, ऐसा मान लीजिए। तो अब इसका एलिमेंट कैसे लेंगे, तो मान लो कि डिस्क की मास m है, रेडियस r है, अगेन कैपिटल R मान लो। अब यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी x डिस्टेंस पे जाके एक dx लेंथ का एक रिंग ले लेते हैं। इसका एलिमेंट कैसे लेंगे, जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास में बताया था कि डिस्क का एलिमेंट हम लोग क्या लेते हैं, रिंग। रिंग की कॉम्बिनेशन क्या बनती चली जाएगी, डिस्क। ओके,
तो इस रिंग की थिकनेस कितनी है dx। तो देखो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, तो एम आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो भी मास होगी इसको हम लोग dm मान लेते हैं, रिंग की इंटू रेडियस क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और इसे इंटीग्रेट कर लेंगे 0 टू कैपिटल आर। अब देखो कि रिंग की मास कैसे निकालोगे आप, तो रिंग का जो मास निकालोगे तो अगर आप इसे काट के अलग कर लो तो ऐसा हो जाएगा, सर्कमफेरेंस 2 पाई एक्स, थिकनेस dx। तो एरिया कितना हो गया 2 पाई एक्स dx। ओके, और अगर एरिया इतना हो गया तो मास कितना हो जाएगा, तो टोटल मास पर यूनिट एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स dx। ये छोटा सा मास हो जाएगा। तो देखो पाई पाई कट गया तो क्या बचेगा m अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे 2x dx, ये आपका हो गया dm। जब आप यहाँ पे इसे पुट करोगे तो देखो 2m अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ गया, x dx इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, लिमिट 0 टू कैपिटल आर। तो 2m अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे जाएगा r टू दी पावर 4 अपॉन 4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितनी हो जाती है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब जैसा डिस्क वैसा है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर को आप डिस्क की कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, जैसे 5 रुपए का सिक्का है वो डिस्क है, उसी को रखते चलो रखते चलो रखते चलो तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, उतना ही रेडियस का। तो सॉलिड सिलेंडर भी एक डिस्क का ही कॉम्बिनेशन है। तो सॉलिड सिलेंडर की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपॉन 2, अगर रेडियस कितनी है आर है तो। ओके, तो रिंग का हॉलो सिलेंडर के जैसा और डिस्क का सॉलिड सिलेंडर के जैसा, दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। मान लो कि हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस। तो एक्चुअली हॉलो स्फीयर क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो कोई भी एक्सिस हो, ऐसा एक्सिस हो जो भी एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, सब सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम होगा। ओके, चाहे वो ऐसा एक्सिस हो या ऐसा एक्सिस हो या फिर सीधा सीधा पास कर रहा हो। तो देखो एलिमेंट लेने का तरीका जैसा मैंने किसमें बताया था, सेंटर ऑफ मास में बताया था कि थीटा पे जाके डी थीटा का एक एंगल लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा, और इसका एक क्या कर लेते हैं रिंग काट लेते हैं। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा रिंग दिखेगा, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकाल लेनी है और इसी को इंटीग्रेट करके जोड़ते जाना है। तो क्या मिल जाएगा, पूरे हॉलो स्फीयर का मिल जाएगा। अब इस रिंग की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आर है, तो आर का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा थीटा एंगल पे, आर कॉस थीटा। तो ये रेडियस हो जाएगी आर कॉस थीटा, और इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी आर डी थीटा। जब आप इस रिंग को काटोगे तो ये ऐसा बनेगा, इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी टोटल, तो 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। टोटल लेंथ हो जाएगी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर कॉस थीटा, और ये थिकनेस हो जाएगी, ये हो जाएगी आर डी थीटा। ओके, तो इसका अब मास निकाल लेते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये रिंग का डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो इसकी मास मान लेते हैं डीएम, और आर कितना हो गया आर कॉस थीटा का स्क्वायर। अब डीएम कैसे निकालेंगे, तो मास पर यूनिट एरिया, इसका मास भी एरिया के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हॉलो स्फीयर का। तो अगर टोटल मास m है और रेडियस कैपिटल आर है, तो मास पर यूनिट एरिया इतना हो जाएगा इनटू दिस एरिया। तो इस एरिया को यहाँ पे रखेंगे तो हमें डीएम मिल जाएगा। तो ये एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा इनटू आर डी थीटा। ओके, और यहाँ पे है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक आर यहाँ, एक आर यहाँ और 2 आर यहाँ, तो आर टू दी पावर 4 बाहर आ जाएगा, 2 पाई आर टू दी पावर 4 बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब अगर हमें पूरा हॉलो स्फीयर कवर करना है तो यहाँ से जब ऊपर पाई बाय 2 तक जाएंगे तो पूरा हाफ हॉलो स्फीयर कवर हो जाएगा, और नीचे पाई बाय 2 तक आएंगे तो नीचे वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। तो लिमिट रखेंगे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। अगर मैं इस लिमिट को रखा और कॉस क्यूब थीटा का आप लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे तो आप इसे करके देखिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका हॉलो स्फीयर का। उसी तरह सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलो स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी लाइन के अबाउट जो उसके सेंटर से पास कर रहा है, हाँ सभी के अबाउट कितना होगा, तो 2/5 एम आर स्क्वायर।
ओके, तो यहाँ तक हो गई। तो अप्रोक्सीमेट हमने देख लिया, जितनी भी स्टैंडर्ड बॉडी था सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देख लिया। अब पढ़ते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम, जिसे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, पैरेलल थ्योरम देखते हैं कि पैरेलल थ्योरम क्या है। मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि पैरेलल थ्योरम क्या है। तो जैसा कि अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका फाइंड किया है, जितने भी स्टैंडर्ड बॉडी का फाइंड किया है, सबका सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको याद रखना है। किस एक्सिस के अबाउट आपको याद रखना है, तो ऐसा एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। और मैंने प्रूफ भी सारे किसके अबाउट किए हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट किए हैं। तो सपोज करो कि कोई भी बॉडी है जिसकी मास कितनी है, m है, ओके, और ये एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना है, ICOM, ओके, तो ICOM है। अब हमें एक ऐसा एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो इस एक्सिस के पैरेलल, यानी कि एक्सिस 11 और एक्सिस ICOM बोथ आर द पैरेलल। तो अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ICOM प्लस md स्क्वायर। m is the mass of object, d is the separation between two, ओके। तो इस दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है वो d यहाँ पे रखना है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबका हमें याद रखना होगा। और हमें अगर पैरेलल एक्सिस का परपेंडिकुलर सेपरेशन जान लेते हैं तो ये md स्क्वायर उसे पुट कर देना है। तो जैसे आप ICOM प्लस md स्क्वायर निकालोगे तो किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान का रखना है, here d is the perpendicular distance from the axis 11 to the axis passing through the center of mass, okay। अब जैसे देखो मैं इसका एप्लीकेशन बताता हूं आपको क्या करना है। मान लो कि ये हो गया कि एक रड ही है जिसका मास m, लेंथ l, और आपको यहां इसके अबाउट फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रड का, ओके। यहां से मान लो कि सेपरेशन है 2l, जहां सेंटर ऑफ मास है रड का 1 के अबाउट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, COM के अबाउट हमें पता है ml स्क्वायर अपॉन 2l। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2l। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर अपॉन 2l प्लस m इंटू 2l का होल स्क्वायर, ओके। तो ml स्क्वायर अपॉन 2l प्लस 4ml स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ओके। अब जैसे देखो मान लो कि एक रिंग, क्या है, रिंग है, तो हमें रिंग के इस एक्सिस के अबाउट पता है। अगर मान लो कि उसके टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट पूछता है, जो रिंग के टेंजेंट से गुजरता इस एक्सिस के अबाउट, मान लो कि इसको 1 कह देंगे और रिंग की रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना पता है हमें, mr स्क्वायर, ओके। और ये सेपरेशन भी कितनी है, r। अगर इसके टेंजेंट से पास करेगा, मान लो ये रिंग है और रिंग के टेंजेंट से पास कर रहा है और एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, दोनों एक्सिस का सेपरेशन कितना होगा, r, और ये दोनों एक्सिस पैरेलल होंगे, तो प्लस md स्क्वायर, d की जगह पे भी r। तो आंसर क्या हो जाएगा, I अबाउट 1 तो 2mr स्क्वायर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो कि डिस्क है, इसके सेंटर से पास करने वाले, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस है। चलो इस एक्सिस को यहाँ पे ले लेते हैं, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, यहाँ से इसकी सेपरेशन है 2r, इस एक्सिस को मान लो 1 तो क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 ICOM प्लस md स्क्वायर। तो व्हाट इज d, 2r का स्क्वायर। तो ICOM कितना होता है, mr स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4mr स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट परपेंडिकुलर थ्योरम पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और पैरेलल एक साथ भी लगाना पड़ सकता है, या फिर सिर्फ पैरेलल से काम चल जाए या सिर्फ परपेंडिकुलर से काम चल जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको दोनों थ्योरम ध्यान में रखना है। तो परपेंडिकुलर थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर थ्योरम
तो परपेंडिकुलर थ्योरम में ये है कि मान लो कि कोई भी आर्बिट्री बॉडी है, किसी भी प्रकार का सीट है, ओके, 3 डायमेंशनल बॉडी है, ये मान लो कि एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर मान लो जेड एक्सिस है, और कोई भी पॉइंट है डीएम मास का, इसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ओके। अगर मैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी वाई, और वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी एक्स, अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो अगर आप उसकी मास लिखोगे आई वाई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो डीएम इंटू वाई एक्सिस के अबाउट अगर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर लो तो क्या आ जाएगा, अगर डीएम का टोटल मास मान लो कि एक्स स्क्वायर तो फिक्स है, एक्स स्क्वायर डीएम तो एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब मान लो कि अगर आपको निकालना है आई एक्स, तो डीएम, ये मास डीएम है और ये सेपरेशन कितनी है वाई, डीएम वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा आपका डीएम का इंटीग्रेशन एम, वाई फिक्स है, ये डिस्टेंस डीएम से, तो एम वाई स्क्वायर। इसी तरह मान लो कि आई जेड, जेड एक्सिस ऐसा है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी हो जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो आई जेड को क्या लिखोगे डीएम मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रूट ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। अब आप देखो इस तीनों इक्वेशन से, तो आई जेड इक्वल्स क्या पता चल रहा है, आई जेड इक्वल्स आई एक्स प्लस आई वाई। ये होता है कि कोई भी एक्सिस जो बाकी दो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस के समेशन होता है। अब आपको सिमेट्रिकल केस मिलेगा, क्या मिलेगा कि कोई भी बॉडी अगर सिमेट्रिकल है, फॉर सिमेट्रिकल बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, ओके। तो जैसे आपको सेम होगा तो आप जेड एक्सिस के अबाउट कैसे फाइंड करोगे, तो आई जेड बराबर क्या हो जाएगा आई एक्स प्लस आई एक्स, तो 2 बराबर आई जेड, ओके। तो आई एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा आई जेड अपॉन 2, और जितना आई एक्स उतना ही क्या आई वाई। तो जनरली हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है आई जेड कैसे, तो जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा होता है, रिंग का, डिस्क का, किसी का भी, तो वो क्या होता है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो वो जेड एक्सिस हुआ। तो आई जेड हमें पता होता है, हमें अगर आई एक्स और आई वाई निकालना हो तो हम लोग क्या कर लेंगे आई जेड अपॉन 2। अब जैसे देखो एप्लीकेशन, मान लो कि ये रिंग है और आपको क्या पता है रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला लाइन है, इसके अबाउट पता है एम आर स्क्वायर पता है। अगर आपसे कुछ दिया जाए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अबाउट कुछ दिया जाए, अब देखो कि ये डायमीटर और ये वाला जो डायमीटर है, अब आप बोलोगे ये दोनों लाइन ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो लाइन है ये लाइन ऐसा है, ऐसे पास कर रहा है जिसको कि मैंने दिखाया। तो ओवरलैप आप मत समझना, ये एक्स है ये वाई है, तो ये दोनों एक्सिस क्या कर लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आप इस रिंग को देखो तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और यही रिंग वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, इसका मतलब आई एक्स बराबर क्या होगा आई वाई। आई जेड के अबाउट हमें पता है एम आर स्क्वायर, तो कोई भी एक डायमीटर के अबाउट निकाल लो। तो हमने क्या पढ़ा है आई एक्स इक्वल्स आई जेड अपॉन 2, तो एम आर स्क्वायर क्या है सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आई जेड की तरह काम कर रहा है, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2। यहीं पे मान लो कि डिस्क होता, ये डिस्क है और ये एक्सिस है जेड एक्सिस, ओके। अब जेड एक्सिस के अबाउट हमें पता है, अगर इस डिस्क को ऐसे बनाए तो जेड एक्सिस ये होगा, और अगर मैंने ऐसे बनाया तो जेड एक्सिस ये होगा। तो जेड एक्सिस के अबाउट पता है, आपको कुल दे किसी एक डायमीटर के अबाउट बताओ, तो जैसे आप किसी एक डायमीटर के अबाउट निकालोगे तो इस डायमीटर और इस डायमीटर के अबाउट ये क्या है सिमेट्रिकल है, तो इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। अगेन आप आई एक्स बराबर आई वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे आई जेड अपॉन 2, और आई जेड आपको पता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो जैसे आप आई जेड एम आर स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे और 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन
4। समझ में आया परपेंडिकुलर थ्योरम। अब जैसे देखो किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों एक साथ लगते हैं, तो कैसे तो देख लेते हैं। अब ध्यान दो, जैसे मान लो किसी डिस्क में, चलो मैंने डिस्क ऐसे बनाया, ये वाला व्यू बनाया, ऐसा डिस्क है और इस एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा जा रहा है जो उसके टेंजेंट से पास कर रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट हमसे पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको 1 1 मान लो, 1 1। ओके, अब देखो कि सबसे पहले आपको ढूंढना होगा कि इस एक्सिस के पैरेलल अगर हमें निकालना है, यानी 1 1 के अबाउट निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास से एक ऐसा ही लाइन पास करना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास से जब ऐसा ही लाइन पास करेगा तो वो लाइन क्या होगा, इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे मैंने डायमीटर के अबाउट निकालना सीखा है, तो डायमीटर के अबाउट हमें क्या मिल जाएगा, डिस्क है तो डायमीटर के अबाउट मिल जाएगा mr² अपॉन 4। अब देखो कि डिस्क का ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है कि नहीं है, तो कितनी सेपरेशन पे भाई, r सेपरेशन पे है। तो अब पैरेलल थ्योरम लगा देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mr²/4, यानी कि ICOM, ये भी ICOM है, ये भी ICOM है, लेकिन हमें इस एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ICOM से पास करेगा वो चाहिए। तो mr²/4 प्लस mr², तो कितना हो जाएगा 5mr²/4, ये आंसर हो जाएगा। ओके चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट करें। ओके नेक्स्ट देखते हैं, और ये आखिरी है। मान लो कि डिस्क का कोई भी स्लाइस है थीटा एंगल का, एक बार ये आईआईटी में पूछ चुका है। तो थीटा एंगल है और इसकी मास m है, रेडियस r है, और इसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग x पे जाके dx का एक स्लाइस ले लेते हैं। ये मैंने स्लाइस ले लिया। ओके, अब देखो इस स्लाइस की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इस स्लाइस की लेंथ मान लेते हैं l, तो l इक्वल्स क्या हो जाएगा x इंटू थीटा। अब इस स्लाइस का एरिया, तो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये मैंने dx का थिकनेस कर लिया है, तो x थीटा लेंथ इंटू विड्थ dx। अब इसकी मास निकालनी है, तो मास क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। तो देखो तो इस स्लाइस का कितना एरिया होगा, तो थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि 2 पाई में पाई r² होता है, टोटल 2 पाई एंगल होती है, डिस्क बन जाएगा, तो इसमें कितना एरिया होगा पाई r², तो 1 यूनिट में पाई r² अपॉन 2 पाई। तो थीटा यूनिट का अगर स्लाइस हो तो क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई r²। तो ये हो गया टोटल मास m पर यूनिट एरिया, इस स्लाइस का एरिया थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई r², तो पाई पाई कट गया, तो देखो ये 2 ऊपर चला गया, तो क्या हो गया 2m थीटा r²। ये आपका क्या हो गया, इस स्लाइस का मास पर यूनिट एरिया हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा। अब टोटल अगर मैं इस स्लाइस, छोटे से स्लाइस की बात करूं, डीएम मास निकालो, तो डीएम को क्या, इसका एरिया को क्या करना होगा, इसके सिग्मा से गुना करना होगा, तो 2m इंटू थीटा r² इंटू एक्स dx इंटू थीटा, ये एरिया। तो देखो थीटा थीटा कट गया, तो 2m अपॉन r² इंटू एक्स dx, दिस विल बी द डीएम। ये क्या मिल गया आपको, इस स्लाइस का छोटा सा मास। अब देखो इस स्लाइस का छोटा सा मास ये x डिस्टेंस पे है, तो हर एक एलिमेंट कितना होगा, x डिस्टेंस पे होगा। तो जब हर एक एलिमेंट x डिस्टेंस पे होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये dm, यहां से यहां तक dm है इंटू x²। अब देखो 2m अपॉन r² हट गया, x इंटू x², x³ इंटू dx, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू r तक, क्योंकि टोटल रेडियस कितनी है r। तो जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो mr² अपॉन 2 आएगा। तो कोई भी पूरा डिस्क हो या डिस्क का एक छोटा सा टुकड़ा हो या स्लाइस हो पिज्जा टाइप, हाँ, तो सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mr² अपॉन 2। याद क्या रखना है, मास अगर सेम होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है, लैमिना ऑफ डिस्क हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ होल डिस्क। ओके, तो अगर आपसे हाफ डिस्क पूछा जाए और मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो mr² अपॉन 2, क्योंकि ये थीटा से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी थीटा नहीं आया है। ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला पोर्शन में करा दूं कि किसी भी कटेड पोर्शन को, जैसे किसी डिस्क में और कोई भी छोटा सा डिस्क अगर हम लोग काट लेते हैं, तो कटिंग पोर्शन का, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि एक डिस्क है
जिसकी रेडियस आर है, उसमें से क्या करते हैं हम लोग r/2 रेडियस का एक डिस्क काट लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि रिमेनिंग मास ऑफ द डिस्क इज m, अगर बाकी बचे पोर्शन का मास m है तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, डिस्क की पहले की मास क्या थी जब ये नहीं कटा हुआ था। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट z एक्सिस, यानी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस एक्सिस का अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पोर्शन की निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग मास निकालते हैं, फिर रिमेनिंग पोर्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया, सरफेस मास डेंसिटी है। तो देखो तो इस रिमेनिंग पोर्शन के मास एरिया आप क्या लोगे, तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से पाई r/2 का होल स्क्वायर घटा दोगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बच जाएगा। और अगर उस एरिया में सिग्मा से गुना कर देते हो तो क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन का मास, और रिमेनिंग पोर्शन का मास क्या दिया है, कैपिटल M यहाँ, सॉरी। तो देखो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 4 - 1 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो गया m। तो देखो तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, ये हमें सिग्मा मिल गया। अब देखो कि जब ये पोर्शन नहीं कटा हुआ था तब यानी कि ये कंप्लीट डिस्क की मास क्या थे, तो कंप्लीट डिस्क की एरिया कितनी है पाई आर स्क्वायर, तो इसके पाई आर स्क्वायर में अगर सिग्मा गुना कर दें तो इनिशियल मास मिल जाएगी, जिसको हम लोग mi कह लेंगे। आई किसके लिए है, इनिशियल के लिए। तो देखो पाई आर स्क्वायर और सिग्मा की वैल्यू मैंने यहाँ से ऑब्टेन की है 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर खत्म, तो इनिशियल मास जो है वो कितनी है 4m अपॉन 3। ओके, अब देखो इस कटेड पोर्शन का मास ले लेते हैं, तो कटेड पोर्शन का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और उसको सिग्मा से गुना कर देते हैं। तो जब पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 गुना करोगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू सिग्मा 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, तो देखो ये पाई आर स्क्वायर कट गया, 4 कट गया, तो ये कितना बचा m अपॉन 3 बच गया। तो ये जो मास है ये किसका है, कटेड पोर्शन का, कटेड पोर्शन। अब इस दोनों को जोड़ो तो कितना मिल जाएगा आपको, टोटल मास में से इस मास को घटा दो तो आपको फिर से m मिल जाएगा, तो बातें सही है। अब आते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करें। तो अब क्या करो, आप इसको दो तरह के डिस्क बना लो, एक डिस्क ऐसा, एक फुल डिस्क और एक नेगेटिव मास का डिस्क, जैसा कि हम लोग सेंटर ऑफ मास में करते थे। ओके, तो फुल डिस्क की मास कितनी आई थी, चलो एक मैंने कंप्लीट डिस्क ले ली, इस डिस्क की मास है 4m अपॉन 3 और रेडियस है r, और एक लेवल में हमको छोटा डिस्क जो हमने कट किया है। ओके, तो छोटा डिस्क का ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई करता है और हमें इस एक्सिस के अबाउट ही निकालना है, ऐसे वाला। तो छोटे वाले डिस्क के लिए हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी पड़ेगी, ये जो नेगेटिव मास है जिसको हम लोग -m अपॉन 3 कहेंगे। ओके, और इसकी मास है 4m अपॉन 3, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट, इसका इस एक्सिस के अबाउट, दोनों एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे, तो हमें इस कॉमन पोर्शन का मिल जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। यानी कि इसको मैंने किस पार्ट में, दो पार्ट में लिखा, एक कंप्लीट डिस्क ऑफ पॉजिटिव मास और एक स्मॉलर डिस्क ऑफ नेगेटिव मास, और इस एक्सिस के अबाउट दोनों डिस्क का निकाला। तो कंप्लीट डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो क्या होगा, सीधा सीधा mr स्क्वायर अपॉन 2 होगा, जो इस डिस्क की मास है। और ये वाला जो एक्सिस है इस वाले डिस्क के लिए, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ अप्लाई करेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट निकालना है, तो इसमें क्या लग जाएगा, पैरेलल थ्योरम लग जाएगा। ओके, अब देखते हैं, तो इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो, तो I1 कितना हो जाएगा 4m अपॉन 3, ये हो गया m r स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो गया भाई 4m r स्क्वायर अपॉन 6। अब आते हैं I2 पे, तो I2 पे देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, mr स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो एक्सिस है, जो z एक्सिस, ये कैसा होगा, ऐसा होगा,
इसके पैरेलल होगा, ये दोनों एक्सिस पैरेलल होगा, ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे पैरेलल थ्योरम लगा। तो I2 को हम लोग लिख सकते हैं -m/3 r/2 का स्क्वायर, mr² अपॉन 2, और माइनस कॉमन ले लो, मैग्नीट्यूड बाद में नेगेटिव कर देंगे, तो m/3 r/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पैरेलल थ्योरम md², यानी कि m/3 d कितना r/2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो I2 इक्वल्स हो जाएगा माइनस mr², 4 3 12, 12 2 24, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा mr², 4 3 12, टोटल नेगेटिव। तो I2 हो गया, एलसीएम हो जाएगा कितना 24, यहाँ पे हो गया mr² और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2mr², ओके। तो I2 हो गया 3 में 24 तो 8 जाएगा, तो माइनस mr² अपॉन 8। अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को जोड़ दो, तो आई नेट इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो आई नेट इक्वल्स हो जाएगा 2, इसको कटा दो 2/3 mr² माइनस mr² अपॉन 8, mr² अपॉन 8। जब आप इसे सॉल्व करोगे 3 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, ओके, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 mr², यहाँ पर हो जाएगा 3 mr², तो आंसर कितना हो जाएगा 13 mr² अपॉन 24। तो दिस विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करोगे, ओके। तो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। जितना टॉपिक्स हो सकता है वो मैं पॉसिबल होगा वो मैं कवर कर दूंगा, ओके। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।